न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना रखने का आरोप लगाया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती हूं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना रखने का आरोप लगाया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती। बता दें कि दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में अब 19 दिसंबर को पेश होने को कहा है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने दोनों सदनों में नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, पता नहीं कांग्रेस को अचानक क्या हो गया है, वो सांसद नहीं चलने दे रही। जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से आजाद है। इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यही काम इनका है। ये सरकार राजनीतिक बदले की भावना से भी काम कर रही है और विकास बदले की भावना से काम कर रही है। नहीं श्रीमान, ये सरकार जो है दोनों तरफ से बदले की भावना कर रही है। चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, सभी की सरकारें हो या व्यक्तिगत हो, ये सरकार लगातार उनकी उपेक्षा कर रही है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बदनाम करना चाहते हैं। सर, नेशनल हेराल्ड के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गई? सर, नेशनल हेराल्ड में उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को मंगलवार को पेशी में छूट दे दी है। अब दोनों से 19 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को मंगलवार को पेशी से छूट दे दी है। अब दोनों को 19 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। बता दें कि दोनों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने संबंध जारी किया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पेशी से छूट देने की मांग करती पिटीशन सोमवार को खारिज कर दी थी। इस बीच बताया जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट की महिला जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। कोर्ट में पेश होने का आदेश चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है, तो इसीलिए ये आरोपी बनते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार इनको आजीवन कारावास भी मिल सकती है या 7 साल की सजा भी मिल सकती है। कौन सी धाराएं अपने पिटीशन? IPC 406, IPC 409 और 420। सर, अगर 420 तो जानते हो, लेकिन काफी लंबे समय से आप इस मैटर को लड़ रहे हैं। 2001 से, क्योंकि दस्तावेज मांग रही थी ना मैजिस्ट्रेट, तो एक एक दस्तावेज मांग रही थी। सर, कब इन लोगों ने ये पैसे ट्रांसफर किया था और कब इन लोगों का पूरा डील हुआ था? ये डील 2012 को हुआ। और लेकिन सर, इसको लेकर कई महत्वपूर्ण अटकलें भी लगाई जाती है। अब सोनिया गांधी का जैसे पासपोर्ट भी जब्त किया जाए, क्या उन दोनों जब किया नहीं गया अभी किया जाए? वो विदेश जाने के लिए कहेगी तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे। सभी को एज एन अक्यूज्ड समन किया गया। हाँ, अक्यूज्ड। और सर, जो पैसा कहाँ से, बाहर की फंडिंग थी या बाहर इन्होंने? नहीं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की खजाना को लूटा है और फिर कर्जा को, जो कर्जा लेकर के ये सारा जो पड़ी हुई कर्जा थी, यानी ऋण पड़ी हुई थी, उसको माफ करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से पैसा लेकर मुक्त कराया अपने को। सर, यंग इंडिया कांग्रेस पार्टी का ही विंग है? नहीं, ये इनका प्राइवेट है, निजी कंपनी। लखनऊ में सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद ऐसी चर्चा है कि वरुण यूपी के मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह ले सकते हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि वरुण गांधी यूपी मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह ले सकते हैं। माना जा रहा है कि शाह उन्हें जनवरी में यूपी का नया बीजेपी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। मिशन 2017 को लेकर बीजेपी की मीटिंग का दौर चल रहा है। शाह और वरुण की मुलाकात को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसरार खान
खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बाद भारत की बातचीत पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र की नीतियों की पुरजोर आलोचना करते हुए कहा कि लगता नहीं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार में कोई अंतर रह गया है। जो काम कांग्रेस अपने कार्यकाल में कर रही थी उसे ही वर्तमान में बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। सिन्हा का इशारा पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीति की ओर था। साफ कहा कि मौजूदा सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सिन्हा सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद वह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी सरकार के मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि भाजपा की शुरू से नीति रही है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि हम बातचीत को तैयार हो गए। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच अचानक मीटिंग हो गई। उधर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां जारी रखे हुए। सोमवार को ही सीआरपी के एक काफिले पर हमला हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिन आने का सपना दिखाया, लेकिन ये जनता ही जानती है कि उनके साथ धोखा किया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिन आने का सपना दिखाया, लेकिन ये जनता ही जानती है कि उनके साथ धोखा किया गया है। झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले को बिहार की जनता ने सबक दिया है। अब यूपी की जनता 2017 में झूठे वादे करने वाले को सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सेफई में जनता दरबार लगाने पहुंचे थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर अपनी पीड़ा सुनाई। लोगों की पीड़ा सुनकर अखिलेश ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने देश की जनता को धोखा दिया है। अच्छे दिन आने का वादा कर जनता को धोखा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से इसरार खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में सूखे से करा उठे किसानों से रूबरू होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बहुचर्चित प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह ने महोबा जनपद के कई गाँवों का निरीक्षण किया। सूखे की दहलीज पर खड़े बुंदेलखंड में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन पर आम जनता से रूबरू होने के लिए उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस सूर्य प्रताप सिंह महोबा पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर क्षेत्र के कई ग्रामों का भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात कर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को जगाकर अधिकारों के लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बचाना है, उत्तर प्रदेश बनाना है। अभियान के तहत वे बुंदेलखंड की स्थिति को देख रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 40 साल तक एक पार्टी रही जिसने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। जिसने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, बस गरीब हट गया। यही नहीं, उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी आई जिसने कहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनवाएंगे। जब मंदिर बनना ही नहीं था तो मस्जिद तोड़ी क्यों? मंदिर के नाम पर लाखों रुपए का चंदा किया गया। कोई पिछड़ों पर राजनीति कर रहा है तो कोई मुसलमानों की। उन्होंने सपा का नाम लिए बगैर कहा कि मुसलमानों का जीनेस, जिन्हें ये वोट चाहिए, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? एक जाति विशेष और अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाते हैं, जिसमें मुसलमान क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में नकल से नौकरियां और डिग्रियां मिलती हैं। पैसों में हाई कमान इंटर की डिग्रियां मिल रही है। सिपाही बिना एग्जाम के भर्ती होगा तो नकल करने वाला कैसी नौकरी करेगा? उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में बुंदेलखंड विकास नीति में 2440 करोड़ रुपए मिले, लेकिन यहाँ के विकास के लिए मात्र 52% ही धन का आवंटन हुआ। इस स्थिति में बुंदेलखंड की सिंचाई कैसे होगी? आज बुंदेलखंड पानी और रोजगार की मांग कर रहा है। जहाँ सरकारी आंकड़े 40% पलायन के आंकड़े बता रहे हैं, वहीं यहाँ के हालात देखकर पता चलता है कि यहाँ आंकड़ा 70% के पार है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बुंदेलखंड में नेता अधिकारी और खनन माफियाओं का गठजोड़ है। जनता पहले अधिकारियों के पास जाती थी, उसने भी माफियाओं से हाथ मिला लिया है। अब आम जनता किसके भरोसे है? एक अभियान हमने चलाया हुआ है, उत्तर प्रदेश बचाओ, उत्तर प्रदेश बनाओ अभियान। मैं प्रमुख सचिव हूँ प्रदेश सरकार में, सरकार का अंग हूँ। इस सरकार की आलोचना तो करूंगा नहीं, व्यवस्था की बात जरूर करूंगा। 68 साल में उत्तर प्रदेश का जो हाल है आज, वो किसी से छुपा नहीं है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी आई, इस देश में प्रदेश में राज्य किया और अलग अलग नारे दिए लोगों ने। मैं खाली स्मरण करा रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं नारों की बात नहीं कर रहा हूँ। 40 साल तक एक पार्टी आई, उसने नारा दिया गरीबी हटाओ।
गरीबी हटी नहीं, बल्कि गरीब और अमीर का अंतर बढ़ गया, चलता रहा। उसने कहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। 2 बार सत्ता देखी, मंदिर तो बना नहीं। मस्जिद तोड़ी क्यों अगर मंदिर नहीं बनाना था? देश के अंदर ये भाव पैदा कर दिया कि मस्जिद टूटेगी मंदिर बनेगा, तो वैमनस्यता भी फैल गई। और जो हिंदुओं को, जिसमें मेरी माँ भी सम्मिलित है, जिन्होंने चंदा दिया था मंदिर के लिए, वो भी मुझसे बार बार पूछती है कि बेटा सिंगल साहब तो मृत्यु हो गई, हमारे पैसे का हिसाब कौन देगा? हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ जिस नाम से, क्यों नहीं बनाया? ये पता नहीं बनाना है, नहीं बनाना तो मस्जिद तोड़ी क्यों? फिर आप अगड़े पिछड़ों की बात करने वालों की बात देख लीजिए। भाई एक जो पिछड़ों की बात करते हैं, 13 साल से राज्य कर रहे हैं, 27% आरक्षण है पिछड़ों का। भाई 13 साल में 27% आरक्षण पूरा क्यों नहीं करा प्रदेश के अंदर? किसने रोका आपको? और 27 पर भी आरक्षण, कितने करोड़ मिला है? 24 से 40 करोड़ 5 वर्ष में। सारे विभागों को, लघु सिंचाई है, वन है, जल निगम है, फलाना, सब विभागों के लिए है। ये स्वीकृत हुआ है। मिला कितना? 52%। मिल गया 52%, लगा कितना आप जानते हो? 50% तो लगता ही, उससे ज्यादा लगता नहीं, जेब में जाता है। तो बुंदेलखंड के कहां से सिंचाई व्यवस्था हो जाएगी? सबसे पहले तो पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर केंद्र से, राज्य सरकार से बहुतायत में पैसा मिले। जब पैकेज की बात हो, पैकेज मिलना चाहिए। अरे पैकेज का मतलब तो हुआ 1 लाख करोड़ दिया, जो पैकेज हुआ। 5 वर्ष में 2400 इतना स्वीकृत किया, उसमें दिया भी आधा आपने। ये कौन सा पैकेज है भाई? बुंदेलखंड को, आज मैं गया हूं गांव में, मुझे 2 ही चीज समझ में आई है। बुंदेलखंड मांग कर रहा है, हो सकता है मैं आके उनकी बेहद पे मांग कर रहा हूं, या तो काम दो हमें या पानी दो। हम पलायन कर रहे हैं, महोबा से प्रशासन कहता है 40% पलायन कर रहा है। आप लोग बता रहे हैं, जनता बता रही है 70% 80% पलायन कर रहा है। कोई नोएडा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अन्य राज्यों में काम करने जा रहा है। मजबूरी उसके क्या करे? सपने दिखाना, वादे और नारों से बाहर निकल के जो नेताओं की झूठ है उसको उजागर करना है। नेता मैं क्यों कहता हूं, अधिकारी बाद में कहता हूं मैं क्यों। प्रजातंत्र के अंदर सुप्रीम कौन है? विधायक, सांसद, मंत्री। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल के आलू व्यापारी को जालंधर की पुलिस ने नया जीवन दिया है। कुछ दिन पहले आलू व्यापारी दुलाल घोष पंजाब के जिला जालंधर में आलू के बीज लेने आया था कि उसका अपहरण हो गया। वेस्ट बंगाल के आलू व्यापारी को जालंधर की पुलिस ने नया जीवन दिया है। कुछ दिन पहले आलू व्यापारी दुलाल घोष पंजाब के जिला जालंधर में आलू के बीज लेने आया था कि उसका अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने दुलाल घोष को पीटने की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के जरिए उसकी पत्नी रीटा को भेज दी। वह उससे फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए मांगने लगे। रीटा ने वेस्ट बंगाल की पुलिस को शिकायत दी, वह जिसके बाद सूचना जालंधर पुलिस के पास पहुंची। वह महज 2 घंटों में जालंधर की पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को काबू करके दुलाल घोष को सुरक्षित बरामद किया। इस वीडियो में जिस शख्स को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है उसका नाम दुलाल घोष है, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। लोग उसको बुरी तरह से पीट रहे हैं जिन्होंने दुलाल घोष को किडनैप किया है, और ये वीडियो उन्होंने 10 लाख की फिरौती वसूलने के मकसद से दुलाल की पत्नी रीटा को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। वीडियो मिलते ही रीटा ने इसकी सूचना वेस्ट बंगाल की पुलिस को दी, जिसके बाद जालंधर पुलिस के पास इसकी खबर पहुंची तो 4 दिनों से अपहरणित दुलाल को 2 घंटों में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की कैद से छुड़वाया। साथ ही 3 किडनैपरों को भी गिरफ्तार किया। बातचीत के दौरान एसएसपी देहात हरमोहन सिंह ने बताया कि जब दुलाल को बरामद किया गया तो उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। वह पीट कर बुरी तरह से घायल किया हुआ था। आरोपी की पहचान प्रवीण निवासी जम्मू, राहुल निवासी भोजवाल व नानक सिंह उर्फ बिट्टू निवासी नूरपुर के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच से पीड़ित दुलाल ने बताया कि उसे मारने की धमकी देकर उसके एटीएम का पासवर्ड लेकर 45,000 निकलवा लिए। वह उसे छोड़ने के लिए 10 लाख व बाद में 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। बहरहाल दुलाल को कुछ ही घंटों में बचाने वाले जालंधर पुलिस के 2 अधिकारियों को प्रशासन द्वारा जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। हम 4 तारीख को इधर से, वो लोग 3-4 आदमी था। अच्छा, काला रंग का गाड़ी लेके आया था। अच्छा, गन्ने का खेत साइड से मेरे को उठा लिया। अच्छा, तो आज पुलिस ने कैसे आपको बताया? वो तो घर में फोन किया था हमने। हाँ। बंगाली में बात किया। हाँ। तो पैसा बोल रहा है, हम बंगाली में बोला है जे तुम थाने में जाकर रिपोर्ट मारो। हाँ। इधर में जो
पीएस है, वो मेरे को हर हालत में वो लोग मेरे को उद्धार कर लेगा। तो अगर ऊपर वाला मेरा सोई था, मेरा जान इन लोग बचा लिया। यही मेरा जिंदगी का असली सबल है, ये लोग मेरा जान बचा लिया, नहीं तो मेरे को मार देते। 4 दिन से मेरे को मार रहा है। खाना खुना दे रहे थे आपको? 2 बार खाना दिया था। और बांध के रखा, क्या किया? सीगल से, लोहा का सीगल से। ये सब वो सब जाके मेरे को तोड़ा, फिर लेके आया। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक पुलिस स्टेशन है धूपगुड़ी, सिलीगुड़ी स्टेट वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ पे वहाँ से एक बंदा दुलाल घोष, जिसकी 39 के करीब उम्र है, वो यहाँ पे 3 तारीख को करतारपुर में आया था, जिसको कुछ लोगों ने एक काले रंग के व्हीकल में किडनैप कर लिया था। तो आज इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें किडनैपर्स ने उसकी वाइफ को एक व्हाट्सएप किया था। तो उसमें से एक अक्यूज़ की कुछ पहचान आई, हमने पुलिस पार्टीज भेजी, जिनमें एक पुलिस पार्टी को कामयाबी मिली और हमने इस जो किडनैप हुए थे दलाल घोष, इनको रेस्क्यू किया और साथ में 3 अक्यूज़ जो पकड़े गए थे साथ में पकड़े गए हैं। परवीन एलियस गोरा सन ऑफ चुमैल सिंह 22 साल उम्र है, गोदर रजौरी जम्मू के ये रहने वाला है। दूसरा राहुल बाजार सन ऑफ रामजी दास उम्र 25 साल, रेजिडेंट ऑफ चूड़पुर पीएस पोचेवाल। और जो थर्ड अक्यूज है उसका नाम है नानक सिंह एलियस बिट्टू सन ऑफ रूट सिंह, रेजिडेंट ऑफ नूरपुर पीएस लोकोगे अमृतसर। सो ये तीनों को अरेस्ट किया है। तो बाकी तफ्तीश अभी जारी है। 3 तारीख को जब आने के बाद इसको 4 तारीख को टीएल कोल्ड स्टोर है, वहां पे इसको 11 बजे के करीब इसे किडनैप किया था। एटीएम वो बोल रहे हैं भाई मेरा एटीएम कार्ड ले लिया और मेरे से इनका उसका कोड भी पूछ लिया उन्होंने। तो इससे लगता है भी उसमें से इसके 45,000 निकाल लिए, जब भी अभी वो चेक करने वाली है, अभी चेक नहीं किया। हाँ भाई इसमें तफ्तीश अभी कहाँ रखा और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो कब इनके माइंड में आया इससे पैसे ले सकते हैं, इतने इसके पास पैसे हैं, सो कब प्लान बनाई, कहाँ पे हुआ, कौन उसमें। तो ये तीनों लोग इसमें क्यों साथ में थे इसके, तो वहां से जैसे शिफ्ट कर रहे थे, नॉर्मल था, उसे बाधा नहीं था। इसको जो रेस्क्यू किया गया है वो जेएस कोल्ड स्टोर है हमारे यहाँ पे मकसूदा के एरिया में, तो वहां से इसे किया। जालंधर से पवन कनौजी। मध्य प्रदेश के भोपाल में विधानसभा के पास बड़वानी कांड के विरोध में युवक कांग्रेस और कांग्रेस विधायकों खासकर जीतू पटवारी ने मंगलवार को आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने फिर भी कोई दयाभाव प्रदर्शित नहीं किया और प्रदर्शनकारियों की टांगों और पीठों पर जबरदस्त डंडे मारे। बाद में पुलिस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी सहित आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांग्रेस की कुणाल चौधरी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से 60 लोगों की आंखें फोड़ दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। स्पष्ट है, प्रशासन पूरी तरीके से मिल गया है और लोगों की आंख खोल रहा है। अंदर सरकार चाहे जितनी ताकत लगा ले, हम ये लड़ाई लड़ेंगे अंतिम समय तक। जिस प्रकार से 60 लोगों पे कोई लगातार 60 लोगों की आंखें फोड़ दी और हमारे पे कार्रवाई कर रहे हैं लगातार ये बेच दो फटाक से, जहाँ से लाठीचार्ज हुआ ना
यहाँ तक पिछले सत्र में हम बात कर चुके थे। अब ताजा घटनाक्रम जिस हिसाब से बड़वानी के सेंधवा में एक ऑपरेशन थिएटर जो पिछले 50 साल से लगभग 50 साल से ऊपर का पुराना हो गया, जहां पर जाने में बदबू आती है, मैं खुद जाके आया हूं। उन मरीजों से जिनके आंखों के ऑपरेशन हुए उनसे मिलके आया हूं। वो लोग जिन्होंने ऑपरेशन किए थे, डॉक्टर कंपाउंडर जिनको सस्पेंड किया, उनसे बात करके आया हूं। मैं समझता हूं कि अगर पीड़ा को सही तरीके से समझी जाए तो मैं आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो वैक्सीन जो दवाई जिसका नाम जो संक्रामक या किसी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए दवाई डाली जाती है, वो सरकार जो टेंडरिंग करती है, सरकार जिस माध्यम से खरीदती है, उसका दोष है, नहीं कि डॉक्टर का दोष है। और जिस तरीके से जिन कर्मचारियों को, कंपाउंडर को और डॉक्टर को सस्पेंड करके सरकार अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री का क्या दायित्व है? मैं समझता हूं कि 40 से ज्यादा लोगों की आंखें गई हैं। एम्स के डॉक्टर आए कल इंदौर में, अरविंदो हॉस्पिटल में, उन्होंने चेक किया और ये कहा कि उनका जो संक्रामक के खिलाफ जो दवाई अब यूज हो रही है वो काम कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं खुद मौजूद था, उनसे मैंने भी बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आंखें अब बच जाएगी। उन्होंने कहा ये समय लगेगा जब पता चलेगा। मैं समझता हूं उसको भी सरकार ने ऐसा प्रसारित किया, जनसंपर्क विभाग ने, कि वो आंखें वापस लौट आएगी, अखबारों में छपा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आंखों की कीमत लगाई और मुख्यमंत्री जी ने एक एक आंख के 2-2 लाख रुपए दिए। मेरा अनुरोध है उनसे कि अगर एक आंख 2 लाख की एक सामान्य आदमी की है तो आप मुख्यमंत्री, आपकी आंख 10 लाख की हो सकती है। हम चंदा करके आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, या तो उन गरीबों की आंखें लौटाओ या अपनी आंख दो, या वो लोग जो तंत्र जिनने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत टेंडरिंग होती है, करप्शन होता है, भेदभाव होता है और खराब दवाइयां आम हॉस्पिटल में जाती है। आप लोगों को इस अवसर पर यह भी मैं बताना चाहता हूं कि एक भी दवाई सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्राइवेट नहीं लिख सकता है, ये मध्य प्रदेश के कानून में। तो जब प्राइवेट जगह से दवाई ले नहीं सकता और सरकारी दवाई उपयोग करनी पड़ती है, तो जो टेंडरिंग में करप्शन के बाद या जिस हिसाब से कमीशन के बाद दवाइयां आती है वो कैसी होगी, ये आप लोग और मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और फिर उसी का उपयोग वो डॉक्टर करते हैं। जिस प्रदेश में 15,000 डॉक्टरों की कमी हो, जिस प्रदेश में 7,000 से ऊपर डॉक्टरों के वैकेंसी निकली हुई अधूरी पड़ी हो, जिस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 80% स्वास्थ्य केंद्र में एक भी कंपाउंडर, डॉक्टर, सिस्टर या प्यून नहीं हो, जिस प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 50% डॉक्टरों की कमी हो, उस प्रदेश के मुखिया से क्या आस की जा सकती है, उस तंत्र से क्या आस की जा सकती है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी से बच रहे हैं। उनको इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। 40 से ज्यादा लोगों की आंखें गई हैं और उस तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए जिसके कारण ये घटना घटी है। हमने स्थगन मांगा है। अभी मैं बाहर आया, जब तक जानकारी में थे शायद उस पर चर्चा होगी, सदन के अंदर भी हम। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।